नज़रीन, जो नई टेक्नोलॉजी इस वक्त जंगों में इस्तेमाल हो रही है या जो नई इख्तरा निकाली जा रही है, और दूसरा ये कि फॉल्स फ्लैग अटैक्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस जिद्दत पसंदी के दौर के अंदर जहाँ पे हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मौजूद होता है और उसका मालूम होता है जहाज़ कहाँ से उड़ा, कितने घंटे परवाज़ की, कहाँ पे लैंड किया, कहाँ पे अटैक किया, या कोई ड्रोन कहाँ से आया, कोई मिसाइल कहाँ से आया, उसका ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, इस बारे में दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमले हों और उसकी जिम्मेदारी हमला करने वाला कबूल ना करे तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, और क्या इसकी बुनियाद के ऊपर छोटी गलतफहमी किसी बड़े अलाव को जला सकती है और उसमें पूरा खित्ता भड़का सकती है? इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कतर कहता है कि हम इस सालसी में से बाहर निकल रहे हैं, अब हमारा कोई लेना देना नहीं सालसी से। अब उनके जहाज़ के ऊपर अटैक होने की बात होती है, IRGC कहती है कि वहाँ पे ये माइन स्वेपिंग ऑपरेशन हमारा जारी व सारी था और उस इलाके से गुजरा। ये MOU की 5वीं शिक की खिलाफ वर्जी है, पहले 13वीं शिक की खिलाफ वर्जी हुई। अब मौजूदा सूरत हाल में कौन कहाँ जाए, किससे पूछे कि हमला किसने किया, किस नौइयत का किया, कौन से हालात में किया, किन पेचीदगियों के बायस किया, और उसका आउटकम 80 हमले, 85 हमले, उर्दन पे हमले, कुवैत पे हमले, कतर पे हमले, और फिर अमेरिका कहे कि अब आबनाए हरमुज का कंट्रोल हमने संभालना है। तो ये गुत्थी क्या है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही? जी, बहुत शुक्रिया या साहब, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत ही जामे और काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टिपिकल सिचुएशन है फॉग ऑफ वॉर की। एक ये इस्तेलाह यूज़ होती है फॉग ऑफ वॉर की, कि फॉग ऑफ वॉर जब होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी पूरी क्लियर नहीं होती, और कई दफ़ा फ्रेंडली फायर से नुकसानात हो जाते हैं, कई दफ़ा कोई दूसरा करके तो उसको क्लेम कर लेता है ये जो। लेकिन जो आप अपने इब्तदाइया में बात कर रहे थे कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है आजकल के ज़माने में, इससे मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अटैक किया जा सकता है, और ये ज़ाहिर होगा कि ये शायद किसी और जगह से हुआ है। इसी तरह किसी और जगह से अटैक होता है तो वो ईरान पे ब्लेम किया जा सकता है, ईरान पे अटैक हो तो वो ईरान किसी और पे ब्लेम कर सकता है। तो इसी तरह ये सारी की कन्फ्यूजन जो है ये इस जंग का हिस्सा है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जो आपने फरमाया, MOU की बात की और उसकी खिलाफ वर्जी की बात की, और अभी जो जंग की सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि आपको भी पता है कि जब हम MOU की बात करते हैं तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसने आगे जाके एक कॉन्क्रीट शक्ल लेनी होती है किसी एग्रीमेंट की। तो इसमें ये बात तय की गई थी कि अगले 60 दिन तक सारे जो इसमें जो फैक्शंस हैं वो बहुत तहम्मुल के साथ आगे बढ़ेंगे और इसको एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन तक लेके जाएंगे। जहाँ तक MOU की मुख्तलिफ शिक्कों का ताल्लुक है, हर एक जो है अपनी अपनी मर्जी की शिक अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर रहा है। एक्चुअली आप एक शिक को इलादा तो रख नहीं सकते, आपने 1 से लेके 14 तक जितनी शिकें हैं सबको एक दूसरे से मिला के पढ़ना है और मिला के इंटरप्रेट करना है और मिला के ही आगे उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अभी आते हैं इस तरफ के जी ईरान ने हमला क्यों किया। मेरे ख्याल में ईरान जो हमला कर रहा है उसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि ईरान ने ये समझ लिया जंग के दौरान कि आबनाए हुर्मुज़ उनके पास मेन कार्ड है, एक ट्रम्प कार्ड है, एक बारगेनिंग चिप है इस जंग की, और वो उन्हें लग रहा था कि उनके हाथ से स्लिप हो रही है, निकल रही है। तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए अपने कंट्रोल को, और ये जाहिर करने के लिए पूरी दुनिया को कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उस पे कंट्रोल जो है सिर्फ ईरान का है, किसी और मुल्क का नहीं, उन्होंने ये इकदाम। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपको याद हो, जब इमाम साहिब का जनाजा हुआ था तो उसमें बहुत सारे नारे लगे थे बदले के, लाल झंडे भी लहराए गए थे, और जो लीडरशिप है उन्होंने भी बयानात दिए थे कि हम बदला लेंगे। अभी जाहिर है बदला डायरेक्ट तो आप जाके ट्रम्प से या नेतन्याहू से शायद ना ले सकें, या उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपने अगर बदला लेना है तो उसका फिर एक ही तरीका नज़र आता है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट को और अमेरिकन एलाइज को अटैक करें। और जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो ईरानियन जो पॉपुलेशन है, ईरानियन सिटीजन्स हैं, उनको ये बताया जाए कि ये देखें हम अपना बदला ले रहे हैं और अपनी जो रिट है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
आगे क्या होगा कतर के बारे में जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। कतर एक वो कंट्री है कि जिनके पास इनके फंड्स पड़े हुए हैं ईरान के, और वो आमादा हो गए थे देने के लिए, और दैट इज हाउ दे जॉइंट द नेगोशिएशंस। ये जो हमारा सारा ये एमओयू हुआ था और बाकी चीज़ें चल रही थी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अनवाइज था सऊदी अरेबिया के जहाज़ पे अटैक करना, कतर के जहाज़ पे अटैक करना इस दौरान के जब ये नेगोशिएशंस हो रही हैं। थोड़े सब्र व तहम्मुल के साथ इनको चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। फ्यूचर में ये होगा कि ज़ाहिर है कतर डिस्करेज हो गया, बाकी जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो डिस्करेज हो जाएंगी जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ऑल्दो वो हमले जो हैं वो अमेरिकन बेसिस पे हो रहे हैं, और ईरान ने शुरू में कहा था कि ये हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे कि अगर वहाँ से ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं ये जगह। वो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है उन कंट्रीज़ में हमले हो रहे हैं, उनके लोगों को भी नुकसानात पहुँच रहे हैं। तो इस तरह जो ईरान है वो अपने साथ ही आहिस्ता-आहिस्ता खोता जा रहा है। अच्छा। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जनरल कि जो बड़े साहब, सब्र के साथ। आपने जी। आपने इस पूरे मंजरनामे का इहाता तो कर दिया, लेकिन ये जो कुछ नई चीज़ें खित्ते में हो रही हैं और उसी वक्त के अंदर हो रही हैं, वो एक ऐसा मंजरनामा बिल्ड कर रही हैं कि जिसको आम इंसान की आंख से नहीं देखा जा सकता। खबर ये मंजर आम पे आती है कि यमन के दारुल-हुकूमत सना के एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एक हमला होता है, और हमला उस वक्त में होता है जब वहाँ पे एक ईरानी तैयारा जो है वो लैंड हो रहा होता है। हालांकि उस हमले में ईरानी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। यमनी हूती उठते हैं और वो कहते हैं कि सऊदीया ने ये हमला किया। यमन की अपनी हुकूमत कहती है कि ये हमने किया। सवाल ये पैदा होता है, वो कहते हैं कि जवाब जल्द आ रहा है। अब एक तरफ वो टेंशन बिल्ड हो रही है, दूसरी तरफ ये है, और कुछ दिनों पहले हमें ये खबर सुनने को मिलती थी कि नेटो और अरब ममालिक मिलके ईरान के खिलाफ जाएंगे, और एक प्रॉक्सी जो ईरान की है जिसे वो अपना मज़ाहमती या मकावमती ग्रुप कहता है, वो टेंशन के अंदर आ चुका है। तो फिर ये सूरत हाल तो आबना हरमुज से उठती उठती बाबुल मंदब तक जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या निकलेगा इसका हल? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमास जो है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है गज़ा का छोड़ रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि गज़ा के लोग बहुत तंग हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, नॉर्मल ज़िंदगी हो, उनको खाना-पीना मिले, उनके जॉब्स हों, उनके बच्चे जो मर रहे हैं, जो बीमारियाँ वहाँ पे हैं वो ख़त्म हो जाएँ, भूख ख़त्म हो जाए, इफ़लास ख़त्म हो जाए। अभी आते हैं ये हूतीज़ और ये जो सारा कुछ हुआ, इसमें मेरे ख़्याल में आपने जो बिल्कुल इब्तिदाइये में बात कही, वो सही है। सऊदी अरेबिया किसी सूरत भी ऐसा हमला नहीं कर सकता। हम्म। ये एक वजह शायद क्रिएट करने की, कैसिस बेलाय जिसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाबुल मंदब जो है, उसमें हूतीज़ जो हैं, उसको भी बंद करना शुरू कर दें या उसमें ऐसी कार्रवाइयाँ करना शुरू करें कि रेड सी की अच्छा जितनी गुज़रगाह है, जनरल साहब, वो भी ये बंद। जरा आगे बढ़ने से पहले सर, कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले ये जरा जी, इसको भी एलेबोरेट कीजिएगा सर कि ये सऊदीया को सूट क्यों नहीं करता। क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब 2019 के अंदर अरामको के ऊपर हमला हुआ था तो सऊदीया ने बहुत अच्छा सबक सीखा। अभी मौजूदा मंजरनामे के अंदर भी जब अरामको के ऊपर हमला हुआ तो सऊदीया को बताया गया कि ईरान ने नहीं किया, उसने फिर भी रिएक्ट नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया। अब एक ऐसे वक्त में कि जब खित्ते के अगर इन ममालिक को देखा जाए, मशरक़ वस्ता के जो यूएई ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं, इनकी मईशत मुतासर हुई है, इनकी सयाहत मुतासर हुई है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ है, सऊदीया का उस तरीके से मुतासर नहीं हुआ। तो जो मुल्क एक ऑलरेडी बचा हुआ है और उसके ईरान के साथ ताल्लुकात भी ठीक हुए हैं, सिफारती महाज के ऊपर भी सिफारत खाने ओपन हुए हैं, उनके साथ उनकी पूरी जो है फ्लाइटें फिर से चलना शुरू हुई हैं, उनका डेलीगेशन गया अभी पिछले दिनों में जाके, तो वो उनके एलाय को इस वक्त खतरे के अंदर ला के अपनी सयाहत, अपनी मईशत, अपने 2030 के विजन के ऊपर हरफ क्यों लाएगा? जी, बिल्कुल आपने सही कहा जी। आपके सवाल का जवाब जो है आपके अपने ही एक्सप्लेनेशन में है। सबसे पहली बात ये है, सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्री है कि जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने अभी मॉडर्नाइज़ होना है, इकोनॉमिकली डेवलप होना है और अपना इन्हिसार ऑयल से उठा के बाकी चीज़ों में करना है और एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना है ताकि रहती दुनिया तक सऊदी अरेबिया जो है ऑयल के अलावा बाकी जगहों पे, बाकी एरियाज़ में भी तरक्की करे और उनकी मईशत मजबूत हो और सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट ना रहे। सूट उनको इसलिए ये नहीं करता कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि खित्ते में बदअमनी हो। बदअमनी जब भी होगी उसका ऑल्दो सऊदी अरेबिया जैसे आपने फरमाया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ज़्यादा रिच कंट्री है, उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनकी जो इकोनॉमिक डेप्थ है वो शायद ज़्यादा है, लेकिन
ज़ाहिर है जब ख़ित्ते में ऐसी बात होगी, ऐसी बदअमनी होगी, ऑयल की तरसील पे फ़र्क पड़ेगा, तो इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया पे भी होगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ख़ित्ते में बदअमनी हो। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया कभी भी ये ईरानियन जहाज़ पे हमला क्यों करेगा? ये हमें सोचना चाहिए कि सऊदी अरेबिया कभी भी ईरानियन एक सिविल लाइनर के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा। अगर उन्हें करना भी होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो किसी मिलिट्री टारगेट पे करेंगे, वो एक सिविल एयरलाइनर पे या एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन पे नहीं करेंगे। अच्छा, फिर सर अब इसे एक दूसरी आंख से देखते हैं। चलें, यहाँ पे शर की आंख भी मौजूद रहती है और मुख्तलिफ नज़रिए भी मौजूद रहते हैं। एक लम्हे को आप तसव्वुर कर लें कि ये ईरान की ईमा के ऊपर यमनी हूतियों ने सऊदी अरब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ताकि सऊदी अरब को इस पूरे मंजरनामे में घसीटा जा सके और एक अपनी तरफ का मंजरनामा बनाया जा सके या एक प्रेशर टैक्टिक, एक पोस्चरिंग की जा सके। अगर ऐसा हो तब क्या होगा? जी, अगर ये पोस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक है, सऊदी अरेबिया को बीच में घसीटने की बात है, तो मेरा ख़्याल है सऊदी अरेबिया बहुत ही वाइज़ है। सऊदी अरेबियन लीडरशिप और उनके जो एडवाइज़र्स हैं विद इन दी सऊदी अरेबिया, बहुत सारी कंट्रीज़ के एडवाइज़र्स भी हैं। उनकी अपनी एक बहुत अच्छी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है और उसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का राब्ता भी उनके साथ हमेशा रहता है ऐसे मौके पे। पाकिस्तान की तरफ से भी उनको जो मशवरा होगा वो रिस्ट्रेंट का होगा और वो कोशिश उनकी यही होगी और सभी बाकी लोगों की भी कि सऊदी अरेबिया इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो और सऊदी अरेबिया आखिर तक रेजिस्ट करेगा कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जब तक कि उनको बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि अभी तक जो हमले हो रहे हैं वो प्रॉब्ली और जो क्लेम हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। अभी तक सऊदी अरेबिया इटसेल्फ पे हमले नहीं हुए। तो अगर सऊदी अरेबिया जंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये जंग जो है बढ़ सकती है और ये पूरी जीसीसी कंट्रीज जो हैं फिर उस जंग की लपेट में आ जाएंगी और ये फिर ग्रुप बन जाएंगे। अभी आते हैं नेटो की, जो आपने फरमाया था कि नेटो और अरब ममालिक जो है मिल के जंग करेंगे ईरान के साथ। मैं उस सिनेरियो को फिलहाल जो है मटेरियलाइज होता नहीं देखता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि नेटो और जो गल्फ कंट्रीज हैं मिलके ईरान के खिलाफ सफारा हो जाएंगी, बल्कि ये फुल फ्लेजेड वॉर जो है ना अमेरिका की तरफ से ना ईरान की तरफ से फॉर द टाइम बीइंग हम देखते हैं। हम यही सारे आप लोग हम लोग सारे यही सोचते हैं कि ये जो फुल फ्लेज वॉर है ये दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में नहीं है। उनके इंटरनल इश्यूज भी हैं, एक्सटर्नल इश्यूज भी हैं, ईरान के भी हैं और अमेरिका भी है के भी हैं। तो अमेरिका में तो अभी ये कि बिल भी पास हो गया कि वो अमेरिकन कांग्रेस की इजाज़त के बगैर बड़ी वॉर नहीं कर सकते। ईरान जो है उसके अपने भी इश्यूज हैं, उसकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है सारी ऑयल पे और अगर ये जंग बढ़ती है और आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है और फिर से ब्लॉकेड हो जाता है तो फिर ये इकोनॉमी के ऊपर जो है सारी दुनिया के असर होगा और ईरान की इकोनॉमी भी उससे मुतासर होगी जो कि ऑयल डिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज के लिए एक लंबी वॉर, एक बड़ी वॉर जो है सूट नहीं करती। ये टिट फॉर टैट काइंड ऑफ जो छोटे मोटे हमले हैं ये शायद जारी रहें, बट एट द सेम टाइम अभी तक निगोशिएशन जो है वो डी रेल नहीं हुई है। मेरे ख्याल में वो अभी भी चांस है कि दोबारा से बहाल हो जाए।